नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 11th होम साइंस की क्लास में। तो बच्चों, आज हम 8th लेसन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोग प्रतिरोधक क्षमता या फिर टीकाकरण या फिर वैक्सीनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जन्म से पहले जो शिशु होता है वो गर्भ के अंदर रहता है और गर्भ के अंदर उसको एक उचित जो है वातावरण मिलता है, जिसके कारण वो स्वस्थ भी रहता है और वो एटमॉस्फेयर उसके लिए बिल्कुल स्वस्थ रहने के लिए ठीक रहता है। लेकिन जैसे ही वो अ, जन्म ले लेता है, तो जन्म लेने के बाद बाहर के वातावरण में वो आ जाता है और जब वो बाहर के वातावरण में आता है, तो बाहर का वातावरण जो है उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। अब क्या होता है कि जिसके कारण वातावरण के अंदर विद्यमान विभिन्न प्रकार के जो हानिकारक तत्व होते हैं, वो उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जिसके कारण वो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित भी हो सकता है। यदि उसको बाहर का वातावरण जो है ठीक नहीं मिलेगा, एटमॉस्फेयर उसको ठीक नहीं मिलेगा, टेम्परेचर जो एटमॉस्फेयर का ठीक नहीं मिलेगा, तो बच्चा कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। अब क्या होता है बच्चों, यदि हम भारत की बात करें, तो भारत के अंदर 2/3 जो बच्चे होते हैं, वो जन्म लेने के प्रथम माह में ही जो है वो टिटनेस की बीमारी के कारण जो है मर जाते हैं। हमारे यहाँ के यदि आंकड़े देखें, भारत की बात यदि हम करें, तो 2/3 यानी कि 2/3, है ना। 2/3 बच्चे जो है हमारे भारत के जो है जन्म लेने के 1 माह के अंदर अंदर ही जो है वो टिटनेस की बीमारी से मर जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें, 25% बच्चे जो है हमारे भारत के जो डायरिया से जो है जिनकी मृत्यु हो जाती है या डायरिया के कारण जो मर जाते हैं। इसके अलावा और भी कई प्रकार के रोग हैं, जैसे डायरिया है, डिहाइड्रेशन है, खसरा है, टीबी है जिसको बोलते हैं हम, डिप्थीरिया है, पोलियो है ना, टाइफाइड है। इनसे कम से कम 50 से 52 लाख बच्चे जो है हमारे यहाँ पर जो है भारत के अंदर जो है मौत से ग्रसित हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर के वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक नहीं है या फिर बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, जिसके कारण माता के गर्भ में जब तक वो रहते हैं, जब तक ठीक रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, और जैसे ही जन्म के बाद उनको वातावरण ठीक नहीं मिलता है, विभिन्न प्रकार के रोगों से वो ग्रसित हो जाते हैं और उनकी इम्यूनी पावर जो है वो कम हो जाती है, जिसके कारण वो जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। ये विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं जन्म के समय। अब देखो बच्चों, यदि हम देखें रोग प्रतिरोधक क्या होता है? देखो, रोग प्रतिरोधक की हम यदि बात करें तो वैसे तो वैक्सीनेशन जो होता है, वैक्सीन जिसे हम कहते हैं, इसके अंदर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए या नवजात शिशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के जो है एंटीजेंस को जो है वो इंजेक्शन के थ्रू या फिर ड्रॉप के थ्रू जो है शिशुओं के शरीर में प्रवेश कराया जाता है। अब ये एंटीजेंस जो होते हैं, ये क्या करते हैं, शरीर के अंदर जाकर के एक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करते हैं। अब ये प्रतिरक्षा तंत्र जब इनका तैयार हो जाता है शरीर के अंदर, तो यानी कि इनका इम्यूनी पावर बढ़ गया शिशुओं का। अब इनके अंदर जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ गई। अब ये रोगों से लड़ने की क्षमता इनमें आ गई। तो जब इनमें रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाएगी, तो वो बाहर के वातावरण के अंदर किसी भी प्रकार के कोई भी बैक्टीरिया है या किसी भी प्रकार के रोग आसपास हैं, तो भी उनका इफेक्ट उस पर कम होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन क्या होता है? वैक्सीनेशन जो है, हम कह सकते हैं कि मृत जो हमारे जीवाणु होते हैं, इनको एंटीजेंस के रूप में जो है शरीर के अंदर जो है इंजेक्शन के द्वारा या फिर ड्रॉप के द्वारा शिशुओं के अंदर जो है वो प्रवेश कराया जाता है और ये हमारे शरीर के अंदर जाकर एक प्रतिरक्षा तंत्र तैयार करते हैं, जिससे कि बच्चों की इम्यूनी पावर बढ़ती है, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ती है ना, और जिससे कि उन्हें किसी प्रकार के रोग से बचाया जा सकता है। अब देखिए, प्रतिरक्षी कण में बीमारियों के जो कीटाणु होते हैं, उनको जो है परिवर्तित करके, यानी कि हम कह सकते हैं कि उनका जो जीव विष होता है ना, या टॉक्सिन्स जो होते हैं, उन्हीं से जो है वैक्सीन बनाई जाती है। आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि वैक्सीन किससे बनाई जाती है या टीका किससे बनाया जाता है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर जो है सूक्ष्म जो कीटाणु होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं, इनके मृत अवशेषों को, है ना, मृत जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, उनको लेकर के या फिर इनके टॉक्सिन्स को या इनके जीव विष को लेकर के और वैक्सीन तैयार किया जाता है। और ये वैक्सीन जो होता है, निश्चित मात्रा के अंदर शरीर के अंदर निश्चित समय अवधि में लगाया जाता है या फिर ड्रॉप के थ्रू पिलाया जाता है। किसको? शिशुओं को। यदि हमें शिशुओं को, अभी हमने देखा था कि भारत के अंदर जो है लगभग 50 से 52 लाख बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं जन्म के जस्ट बाद,
है ना। तो हम उनको इन वैक्सीन्स के द्वारा जो बचा सकते हैं, हम उनको उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके, उनको रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ा करके हम उनको विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसीलिए इनको जो है विभिन्न प्रकार के वैक्सीन दिए जाते हैं इंजेक्शन के थ्रू, या फिर ड्रॉप भी पिलाई जाती है। अब देखो, प्रतिरक्षीकरण जो होता है वैसे 2 सोपान में किया जाता है बेटा, है ना। प्रतिरक्षीकरण जो किया जाता है 2 सोपान में किया जाता है। एक होता है प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण और दूसरा होता है हमारा गौण प्रतिरक्षीकरण। अब देखो, प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण जो होता है ये क्या करता है, इसको हम जैसे बच्चा जन्म गया तो जन्म लेने के बाद ही जो है इसको प्रथम सप्ताह के अंदर प्राथमिक जो है आपका प्रतिरक्षीकरण किया जाता है। इसके अंदर इंजेक्शन के द्वारा इसको लगाया जाता है। अब एक निश्चित समय अवधि के अंदर इसको लगाया जाता है और निश्चित समय अवधि तक ही ये वर्क करता है। इसकी अवधि जैसे ही धीरे धीरे खत्म होने लगती है वैसे ही इसका प्रभाव भी कम हो जाता है। आया समझ में। तो ये होता है हमारा प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण। अब प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण जो होता है, इसके बाद जैसे इसकी अवधि खत्म होने लगती है तो इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो है इसकी अवधि समाप्त होने पर हम एक और प्रतिरक्षीकरण करते हैं। एक और जो है विभिन्न प्रकार के टीके जो है जन्म के बाद, एक बात मैं आपको कहूँ कि जैसे ही बच्चा जन्मता है तो विभिन्न अवधियों के अंदर विभिन्न प्रकार के टीके जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उनकी डेट भी फिक्स होती है, उनका मंथ भी फिक्स होता है। तो उसके अकॉर्डिंग वो विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, है ना। तो प्राथमिक जो प्रतिरक्षीकरण होता है, इसके बाद जो दूसरा प्रतिरक्षीकरण होता है, जो दूसरा टीकाकरण जो होता है या दूसरा जो वैक्सीनेशन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, बूस्टर डोज कहते हैं। क्या कहते हैं, बूस्टर डोज कहते हैं। इसकी अवधि जो होती है वो थोड़ी प्राथमिक जो प्रतिरक्षीकरण होता है उससे कुछ अधिक लंबी होती है ना। और यदि प्राथमिक प्रतिरक्षीकरण की अवधि समाप्त हो गई है तो हमको जो है गौण प्रतिरक्षीकरण करना जरूरी होता है, बूस्टर डोज लगाना जरूरी होता है, नहीं तो फिर रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। समझ में आया आपको। तो अब चलते हैं बच्चों आगे। देखो, रोगों से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के हम क्या लगाते हैं, वैक्सीनेशन करते हैं या फिर टीके लगाते हैं या फिर प्रतिरक्षीकरण करते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा। अब देखो, जैसे चेचक के टीके की यदि हम बात करें तो चेचक का टीका जो होता है, वैसे तो अभी हमारे भारत के अंदर कोई भी चेचक का पेशेंट नहीं है हाल में। अब ये बीमारी हमारे भारत से जो है पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है। और चेचक का मतलब क्या है, शीतला, है ना। शीतला को ही हम चेचक कहते हैं। और ये जो टीका होता है, ये जन्म के जैसे जन्म ले लिया बच्चे ने तो उसके प्रथम सप्ताह के अंदर ही जो है चेचक का टीका लगाया जाता है। अब चेचक के टीके की खोज किसने की, यदि हम बात करें तो एडवर्ड जेनर जो थे वैज्ञानिक, इन्होंने जो है चेचक के टीके की खोज की थी 1798 के अंदर। प्रश्न आता है चेचक के टीके की खोज किसने की, है ना। तो एडवर्ड जेनर ने की थी, 1798 में की थी। और उन्होंने अपने प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया था कि काउ पॉक्स और स्मॉल पॉक्स जो है, इससे ही जो है चेचक के टीके में जो है सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो इन्होंने चेचक के टीके के द्वारा जो है वैक्सीनिया वायरस जो है बनाया, जिसके अंदर काउ पॉक्स भी था, है ना। काउ पॉक्स वायरस था, इसको शरीर के अंदर इन्होंने प्रवेश कराया। और इससे जो है जब ये वैक्सीनेशन के थ्रू शिशु के शरीर में प्रवेश करता है तो वही प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत कर देता है, जिससे उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और वो फिर इस रोग से ग्रसित नहीं हो सकता। अब देखो, चेचक का टीका जो है वो किस विधि से लगाया जाता है, इसको हम जो है दबाव विधि के द्वारा लगाते हैं, है ना। और चेचक का जो प्राथमिक टीकाकरण होता है, इसको कराने से पहले इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को बुखार नहीं आना चाहिए। जब हम विभिन्न प्रकार का कोई भी टीका हमें लगाना है तो टीका लगाने से पहले हमें इस चीज़ का तो विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारा शिशु है उसको कोई बुखार तो नहीं आ रहा, उल्टी तो नहीं हो रही, दस्त तो नहीं हो रही, किसी प्रकार के रोग से वो ग्रसित तो नहीं है ना। बिल्कुल वो ठीक है, उसके बाद ही हम उसका टीकाकरण लगाएंगे, है ना। कमजोर नहीं होना चाहिए वो, उसको किसी प्रकार का त्वचा रोग नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि चेचक का टीका जो है हम लगा सकते हैं। कब लगाते हैं, जन्म के जस्ट फर्स्ट वीक के अंदर इसको लगाया जाता है। और इसकी खोज करने वाले कौन थे, एडवर्ड जेनर थे। ठीक है, इसको किससे तैयार किया गया था, काउ पॉक्स से और स्मॉल पॉक्स से इसको तैयार किया था। किसने, एडवर्ड जेनर ने तैयार किया था। अच्छा, अब ये हमारा देखिए बच्चों, तो इस प्रकार हमने जो है चेचक के टीके के बारे में आज हमने पढ़ा। इसके साथ साथ हमने रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में पढ़ा, वैक्सीन के बारे में पढ़ा और
प्रतिरक्षी कण के विभिन्न सोपान हमने पढ़े, जिसके अंदर प्राथमिक प्रतिरक्षी कण है, गौण प्रतिरक्षी कण क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। अब इसके अंदर कई प्रकार के प्रश्न बनते हैं बच्चों। देखो जैसे प्रश्न कौन कौन से बनते हैं। पहला प्रश्न तो यही बनता है कि वैक्सीन किसे कहते हैं या फिर रोग प्रतिरोध किसे कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि प्रतिरक्षी कण के दो सोपान कौन कौन से हैं, तो प्राथमिक प्रतिरक्षी कण और दूसरा गौण प्रतिरक्षी कण। इसके बाद प्रश्न बनता है कि वैक्सीनेशन जो है कब कब लगाया जाता है, वैक्सीनेशन कराने के लिए किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ एक ये भी प्रश्न बनता है कि चेचक के टीके की खोज किसने की, चेचक का टीका जो एडवर्ड जेनर ने किस तरीके से तैयार किया, है ना। और चेचक का टीका लगाने से पहले कब लगाया जाता है और इसको लगाने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हमने ये सब पढ़ा और आज हमारी क्लास यहीं पर कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।